मंत्री हरीश राव ने मरेगुड़ा और राजपेट तांडाओं में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। हरीश राव ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एससी और एसटी द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर मामले दर्ज किए थे। उस समय केसीआर इस्तीफा दे रहे थे और प्रभाकर इल्लंतकुंटा के प्रभारी थे। मंत्री हरीश राव ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रभाकर रेड्डी एक अडिग कार्यकर्ता है और उनकी जीत निश्चित है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि राजगोपाल 18,000 करोड़ के ठेके पर चुनाव जीते भी तो विधायक बनने का क्या फायदा। हरीश ने कहा कि लोगों को पहले कुछ समय के लिए सोचना चाहिए कि क्या व्यक्ति को फायदा होना चाहिए या लोगों को फायदा होना चाहिए। बाद में उन्होंने बीजेपी नेताओं की आलोचना की। मंत्री हरीश राव ने कहा कि देश में 16 लाख नौकरियां खाली है और तेलंगाना सरकार ने 2 लाख नौकरियां दी है। बीजेपी सांसद किशन रेड्डी और टीआरएस के डिप्टी स्पीकर तीगुला पद्माराव की आपस में बात करते हुए एक तस्वीर जारी होने के बाद जमकर बवाल मचा। इस संदर्भ में पद्माराव ने स्पष्ट किया कि वह अंत तक सीएम केसीआर के नेतृत्व में टीआरएस में बने रहेंगे। पद्माराव ने इस संदर्भ में मंत्री केटीआर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने केटीआर को समझाया कि वह सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें झूठा प्रचार करने वाले के खिलाफ शिकायत की है कि वह आंदोलन की अवधि से केसीआर के साथ हैं और वह इससे पहले भी मुख्यमंत्री केसीआर के साथ रहेंगे। सिकंदराबाद छावनी विधायक जी सायन्ना ने कहा कि सीएम केसीआर ने राज्य में लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे देश में कहीं और नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक ने कारखाना स्थित विधायक सायन्ना कैंप कार्यालय में चेक वितरित किए। तिरुमलगिरी मंडल अधिकारी शैलजा व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 28 महिला लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक सौंपे गए। जी सायन्ना ने राज्य के विकास के लिए सीएम केसीआर के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में टीआरएस के वरिष्ठ नेता टीएन श्रीनिवास, फिल्म अभिनेता रंगा रविंदर गुप्ता, तेजपाल, सदानंद गौड़, मुप्पिड़ी मधुकर, मुरली यादव, पीएल नागेश मुदिराज, जागृति छावनी अध्यक्ष नागनेनी सरिता और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय सीएम केसीआर पर जमकर बरसे। बंडी संजय ने लोगों से जवाब मांगा कि वह भीख मांगने के स्तर से हजारों करोड़ रुपए की कमाई के स्तर तक कैसे पहुंचे। बंडी संजय ने केसीआर को इस्तीफा देने और पार्टी से अलग हुए 12 विधायकों के साथ चुनावी आंकड़े में उतरने की चुनौती दी है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो तेलंगाना में गरीबों के जीवन को बदल देगा। बंडी संजय ने पहले लोगों से टीआरएस राक्षसों को बाहर निकालने का आह्वान किया है, जिनकी कोई नैतिकता और मानवता नहीं है। बंडी संजय ने कहा कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी से दिल से अच्छे इंसान हैं। उनके इस्तीफा से मुनगोड में चल रहे घटनाक्रम का ब्यूरो साहित्य खुलासा हुआ है। कम्युनिस्टों ने अपने स्वार्थ के लिए कार्यकर्ताओं के संघर्ष को केसीआर के चरणों में गिरवी रखा है। उन्होंने आलोचना की कि कांग्रेस नेताओं ने केसीआर के साथ परोक्ष रूप से सांठगांठ की है। उन्होंने उस उम्मीदवार को टिकट दिया जिसे देने के लिए कहा गया। बंडी संजय ने जवाब मांगा कि टीआरएस ने पहले लोगों से किए गए वादों को क्यों नहीं लागू किया। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने खुलासा किया कि मुनगोड उपचुनाव के बाद बड़े पैमाने पर बीजेपी में पलायन होगा। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कई लोगों उनके संपर्क में हैं। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने हैदराबाद में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संगोष्ठी में सनसनीखेज बातों का खुलासा किया। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने खुलासा किया कि जल्द ही एक पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल होंगे और परामर्श पहले ही पूरा हो चुका है और वह सही समय देकर पार्टी में शामिल होंगे। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के समय से लेकर अब तक कांग्रेस को केसीआर ने ही झटका दिया है। केसीआर के धोखेबाज होने की धारणा तेलंगाना के लोगों के दिलों में उतर गई है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि राज्य में कोई भी सीएम केसीआर के करीब नहीं आ सकता है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मुनगोड में बीजेपी प्रत्याशी राजगोपाल रेड्डी की जीत निश्चित है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने टीआरएस पर मुनगोड हार का एहसास कराते हुए अलोकतांत्रिक गतिविधियों करने का आरोप लगाया। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस ने अब तक हुए उपचुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया।
टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने मुनुगोडु के लक्कारम में अपने चुनाव अभियान के दौरान केसीआर पर एक सुनहरे तेलंगाना को एक शराबी तेलंगाना बनाने का आरोप लगाया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब केसीआर सीएम बने थे तब शराब से राज्य की आय 10,000 करोड़ थी, लेकिन 8 साल में यह बढ़कर 36 करोड़ हो गई है। क्या यह हमारी लड़कियों के मेहनत का पसीना नहीं है? रेवंत रेड्डी ने कहा कि क्या अमरवीरों ने इसलिए तेलंगाना संघर्ष के दौरान त्याग व बलिदान का परिचय दिया है। उन्होंने कठोर टिप्पणी की है कि तेलंगाना को शराबियों के लिए स्वर्ग में बदलने के लिए केसीआर को थप्पड़ मारना गलत नहीं है। उन्होंने आलोचना की कि मुनुगोडु में कई समस्याएं हैं और अगर लक्कारम तालाब भर गया है तो नहरों का निर्माण करने के बारे में केसीआर को नहीं समझता। क्या दिल्ली में पुनर्गठन विधायक के मुद्दों पर सीएम केसीआर ने मुंह खोला? कांग्रेस नेता पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि केसीआर ने एक विशेष प्लेन खरीदा है और अधिकारियों को एक और विशेष उड़ान में ले गए। सीएम केसीआर जो कहते हैं वह नहीं करते। वह नहीं कहते कि वे क्या करते, वे यह नहीं कहते कि वे क्यों चले गए। पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि वह दिल्ली जाकर राज्य की ज़रूरतों पर आधारित मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। केसीआर अपने फ़ायदे, अपनी कमाई और अपने नाम के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग इसे देख रहे हैं। जब उन्हें कुछ कहा जाता है तो वे बीआरएस के नाम पर दिल्ली जाने की बात कहते रहते हैं। हैदराबाद दिल्ली के बीच चक्कर काट कर वह समय बर्बाद कर रहे, वह ऊँट पर बैठकर बकरियां हाँक रहे। पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने आलोचना की कि केसीआर एकमात्र ऐसे सीएम है जो लोगों के वोट चुराकर तानाशाही जैसा शासन कर रहे हैं। संगारेड्डी विधायक जग्गारेड्डी ने तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड में ईडब्ल्यूएस छात्रों के कट ऑफ अंक पर सीएम केसीआर, सीएस सोमेश कुमार, गृह मंत्री महमूद अली, डीजीपी केटीआर को पत्र लिखा है। जग्गारेड्डी ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में 16,000 कांस्टेबलों में से कट ऑफ अंक दिए गए हैं। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा की बैठकों में जिक्र किया कि एससी एसटी 40, बीसी 50, ओसी 60 अंक कट ऑफ दिया गया। इसी तरह जग्गारेड्डी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को बीसी के बराबर कट ऑफ अंक दिए जाने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 15,000 छात्र हैं। सप्ताह के भीतर में रिजल्ट देने की बात कही गई। इस संदर्भ में पत्र में मांग की गई है कि बीसी को दिए गए 50 अंकों का कट ऑफ भी ईडब्ल्यूएस को दिए जाए। टीआरएस नेता देवी प्रसाद, रमेश रेड्डी और सोमा भारत कुमार ने मुनुगोडु उपचुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव अधिकारियों से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से देवताओं और राक्षसों के बीच चुनाव के मुद्दे की आलोचना कर रहे हैं। नेताओं ने डिप्टी सीईओ सत्यवानी से बीजेपी नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा। टीआरएस पार्टी महासचिव सोमा भारत कुमार ने आलोचना की है कि बीजेपी नेता भगवत अंगवस्त्र ओढ़कर खुद को देवता तुल्य बता रहे। वही मुनुगोडु उपचुनाव प्रचार अभियान के दौरान खुद को बीजेपी समझकर बयानबाजी कर रहे। बंडी संजय सरासर झूठी बात कर रहे, लोगों को गुमराह कर रहे, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषणों में कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 40,000 लेना लेकिन वोट बीजेपी को ही देना। क्या यह आचार संहिता के उल्लंघन में नहीं आता? सांसद होने का मतलब यह नहीं है कि खुद की तुलना भगवान से करें और टीआरएस की तुलना राक्षस से करें। इस सभी बातों पर गौर करते हुए बीजेपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है। डिवीजन कॉर्पोरेट दूसरी लावण्या श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अंबरपेट में मूसी जलग्रहण क्षेत्र का अतिक्रमण ना हो और जनता की जरूरतों के अनुरूप एक सुंदर पार्क और एक कम्युनिटी हॉल बनाने का प्रयास किया जाएगा। अवैध कब्जा करने वालों पर कॉर्पोरेट ने निशाना साधा। कॉर्पोरेटर दूसरी लावण्या ने कहा कि उन्होंने कमला नगर में 3 एकड़ जमीन में सुंदर पार्क के निर्माण और कम्युनिटी हॉल के निर्माण के बारे में सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर को समझाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के सहयोग से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों पर
कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाया जाएगा ताकि अतिक्रमण में शामिल लोगों की अनदेखी न की जा सके। इसके अलावा अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के मूसी जलग्रहण क्षेत्र पर कुछ अवैध कब्जा कर रहे हैं। वे बफर जोन क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं और अवैध ढांचों का निर्माण कर रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जे को लेकर कॉर्पोरेटर दूसरी लावण्या श्रीनिवास गौड़ से शिकायत की है। इस पर कॉर्पोरेटर ने स्थानीय तहसीलदार CH ललिता व संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर क्षेत्र का निरीक्षण किया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वर वेदांत वर्धिनी संस्कृत कॉलेज और स्कूल बोयनपल्ली ओल्ड एयरपोर्ट रोड सिकंदराबाद ने प्रेरक कक्षाएं संचालित की है। महेश सागर ने न्यू बोयनपल्ली में बच्चों के मानसिक विकास, शैक्षिक आवश्यकता और अच्छे व्यक्तिगत विकास के लिए उपयुक्त निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में फिल्म निर्देशक चंद्र महेश और कॉलेज के प्राचार्य ने भाग लिया। मंत्री केटीआर ने हाल ही में बिजली दुर्घटना पीड़ित की योजना के अंतर्गत डबल बेडरूम देने की पहल की है। हालांकि पीड़ित ने बिजली दुर्घटना के दौरान अपने दोनों हाथ खो दिए। ऐसे व्यक्ति की हालत को देखकर पीड़ित को प्रमाण पत्र सौंपा और आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसे विकलांग पेंशन का भी लाभ पहुंचाएंगे। मेडचल मलकाजगिरी जिले के गाजला रामाराम के शाहपुर नगर के रहने वाले सत्यनारायण का पिछले साल मई में एक विद्युत दुर्घटना में दोनों हाथ बेकार हो गए। इससे परिवार के भरण पोषण का भार पत्नी पर आ गया। सत्यनारायण ने सरकार से उन्हें विकलांग पेंशन देने के लिए कहा, जिनके दोनों हाथ खो गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी द्वारा अर्जित धन से उस घर का किराया भी नहीं दे सकते जिसमें वह रह रहे और उनसे मानवीय दृष्टिकोण से रहने के लिए एक घर प्रदान करने की अपील की। मीडिया के जरिए मामले की जानकारी मिलने के बाद मंत्री ने केटीआर के तुरंत बाद जवाब दिया। मंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने बालानगर के चित्ताराम बस्ती में सत्यनारायण को एक डबल बेडरूम का घर आवंटित किया है और अधिकारियों ने आवंटन आदेश सौंप दिए। इस अवसर पर सत्यनारायण यह कहते हुए भावुक हो गए कि मंत्री केटीआर की उनकी परिवार की मदद ने उन्हें बहुत नैतिक शक्ति दी है और वह जीवन भर मंत्री केटीआर को याद रखेंगे, जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। मंगलगिरी में आयोजित जनसेना जनसभा में जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने वाईएसपी सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पवन कल्याण ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पैकेज स्टार कहा गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पवन कल्याण ने कड़ी चेतावनी दी है कि वह वाईसीपी के साथ किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार है। पवन कल्याण ने अहम बयान दिया कि आंध्र प्रदेश में राजनीतिक छवि बदलेगी। पवन कल्याण ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन के मामले में अपनी रणनीति बदलेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों में तेलंगाना के कोंडागट्टू क्षेत्र से यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर विकास नहीं हुआ तो हम कभी भी सरकारों से सवाल करेंगे। तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की सलाह दी। बिरयानी और हलीम का नाम लेते ही हैदराबाद का ख्याल आता है। मुस्लिमों का पवित्र रमज़ान का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी की निगाहें हैदराबाद पर टिकी रही है। अब हैदराबाद को हलीम को लेकर दुर्लभ पहचान मिली है। हैदराबाद हलीम को सबसे लोकप्रिय GI के रूप में चुना गया है। हलीम ने रसगुल्ला और बीकानेर भुजिया जैसे 17 व्यंजनों के साथ पुरस्कार जीता है। हैदराबाद के हलीम को भारत के वाणिज्य विभाग द्वारा भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के वोट के माध्यम से सर्वाधिक लोकप्रिय GI पुरस्कार के लिए चुना गया है। हैदराबाद के हलीम को वर्ष 2010 में भौगोलिक संकेत GO टैग दिया गया। हैदराबाद HMDA ने हुसैन सागर में आने वाले सीवेज की जांच के लिए एक कार्य प्रणाली बनाई है। अधिकारियों ने सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है, जो वर्तमान में 5 MLD, 20 MLD और 30 MLD 3 स्थानों पर 10, 40 और 60 MLD है। हुसैन सागर शहर में पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। पर्यटक नियमित रूप से लुम्बिनी पार्क, एनटीआर गार्डन, टैंक बंड, संजीवय पार्क, नेकलेस रोड, जल विहार, पीपल्स प्लाजा आते हैं और समुद्र की सुंदरता का आनंद लेते हैं। हालांकि HMDA ने हुसैन सागर में पानी को सीवेज और दुर्गंध से प्रदूषित होने से बचाने के लिए उपाय किए। सीवेज ट्रीटमेंट सेंटरों के जरिए सागर के पानी को साफ करने और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में और सुंदरता लाने के लिए अधिकारी प्रस्ताव बना रहे हैं।
जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। शहर में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कम शोर वाले नाम मात्र के प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण को 15 से 20% तक कम करने के उद्देश्य से कई दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल दिवाली त्योहार को बढ़ावा देने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकारी विभागों, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के साथ शहर भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों को नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाली दुकानों की जानकारी स्थानीय थाने में देनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पता चला है कि शहर में हरित पटाखों को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और पटाखों की बिक्री केंद्रों को जोन और सर्कल स्तरों पर परमिट जारी किए जा रहे हैं। जो लोग पटाखा बिक्री केंद्र स्थापित करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सर्कल कार्यालय में EMOH या स्वच्छता पर्यवेक्षकों से संपर्क करें।